अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज हम डिस्कस करने लगे हैं जॉइंट पेन। जॉइंट पेन होती क्यों है और इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है और इसकी प्रिवेंशन क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जॉइंट पेन के क्या कॉजेज होते हैं। डिफरेंट तरह के पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट तरह के कॉजेज होते हैं जॉइंट पेन के। सबसे पहले जो मेजर कॉज आता है हमारे पास जॉइंट पेन का, वो होता है एजिंग। जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज करती है जॉइंट पेन निकल रही होती हैं। सेकंड कॉज आता है आपके पास कि अगर आपके जॉइंट में कोई बर्साइटिस है, कोई टेंडराइटिस हुआ हुआ है या फिर आपका कोई मसल जो है वो टीयर किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपको उस पूरे रीजन के अंदर विद जॉइंट पेन आ रही होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एजिंग में जॉइंट पेन क्यों होती है। हर दूसरे बंदे को जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही होती है जॉइंट पेन आ रही होती है। इसकी पैथोलॉजी ये है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज बिटवीन द टू बोन्स रखी होती है, जो कि कुशन की तरह एक्ट कर रही होती है, जैसे आप तकिया कह लें, वो दो बोन्स के दरमियान पड़ा होता है। जैसे जैसे एज इंक्रीज करती है उस आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं, यानी कि वो घुलना शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो दो हड्डियां एक दूसरे से मिल के एक जॉइंट बना रही होती हैं, वो हड्डियां एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती हैं। जब वो एक दूसरे के करीब आती हैं तो एक दूसरे के ऊपर रब करती हैं, लाइक वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं। इस तरीके से वो रगड़ खाती हैं एक दूसरे के साथ। उसके साथ क्या होता है कि आपको जॉइंट पेन आना शुरू हो जाती है। विद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है पेन बढ़ती है। ये वो पेन नहीं है कि आपने आज दवाइयाँ खा ली हैं और आपको दवाई खाना बंद कर देंगे तो जॉइंट पेन खत्म हो जाएगी, नहीं। जैसे ही एजिंग इंक्रीज कर रही होती है वो पेन जॉइंट की इंक्रीज करती जा रही होती है। उसके बाद आता है आपका सेकंड कॉज कि किसी भी ट्रॉमा की वजह से, आरटीई की वजह से, इनके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से भी जॉइंट पेन निकल आती है। वो फिर भी टेम्परेरी होती है। जब आप वो मसल जो टीयर हुआ हुआ है वो जब हील करता है, मसल फाइबर्स जब रीयूनाइट कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो जॉइंट, जिस जॉइंट पे मसल इंसर्ट हुआ हुआ है या जहां से निकल रहा है वहां पे पेन ऑटोमेटिकली रिलीफ कर जाएगी। सेकेंड आते हैं आपके आरटीएस, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। उनमें ये होता है कि समटाइम्स आपका जॉइंट जमीन के साथ रगड़ खा जाता है या किसी और चीज से, फुटपाथ वगैरह से टकरा जाता है, तो एक टेम्परेरी उसके अंदर इन्फ्लेमेशन और एक टेम्परेरी पेन होती है, जो आप 1 वीक की भी हार्डली मेडिसिन लेते हैं तो ठीक हो जाता है। इन केस कोई जो है वो फ्रैक्चर ना आया हो तो, अगर इनकेस कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो वो एक अलग चीज है, उसका एक अलग सिनेरियो है कि जब तक वो फ्रैक्चर ठीक नहीं होगा, रॉड्स डलने हैं बोन के अंदर, या फिर आपने जो पूरा जॉइंट ही अगर खराब हो गया है, जो कि एक रेयर केस होता है, बहुत सीवियर आपका एक्सीडेंट हो, कोई क्रश इंजरी आई हो, तब जॉइंट जाके फ्रैक्चर करता है। अदरवाइज बोन्स ही ज्यादातर फ्रैक्चर होती हैं। तो जब वो बोन हील करती है उसके अंदर रॉड डलती है। अगर क्लेविकल है हमारे पास, हमारी क्लेविकल बॉडी की एक वाहिद बोन है जो खुद यूनाइट करती है, उसके अंदर कोई भी हम रॉड नहीं इंसर्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत सारा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। अगर आप क्लेविकल को जाके सर्जरी के थ्रू ठीक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से सब क्लेवियन आर्टरी गुजरी होती है, वो भी रप्चर हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है कि जो क्लेविकल अगर आपके पास फ्रैक्चर हो जाती है तो वो खुद ही ठीक हो जाती है। कैलस बनता है, वो एक दूसरे के साथ बोन यूनाइट करती है और पहले की तरह हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो बाकी हमारी बॉडी की बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, उनके अंदर उनको हील कराने के लिए हमें उनके अंदर जो है वो रॉड डालना पड़ता है। देन आरटीएस की बात भी हमने कर ली कि उसकी जो जॉइंट पेन होती है वो क्यों होती है और वो टेम्परेरी रहती है। थर्ड थिंग हमारे पास आती है कि अगर कोई भी मसल टीयर कर गया है, ये मसल रप्चर किस तरीके से होता है कि अगर आप एक्सीडेंट हुआ है किसी पेशेंट का और वो जमीन से टकराया तो उसकी जो मसल्स हैं वो टीयर कर जाते हैं। वो मसल टीयर करने की वजह से उस जॉइंट वाले रीजन में भी पेन आ रही होती है। तो आपका मेन इशू ये होता है कि आपको मसल वाला मसला है लेकिन आपको उस रीजन जॉइंट में पेन आ रही होती है। आपको लगता है घुटने में भी लग गई है या कंधे में भी लग गई है, मतलब जहां पे भी आपको चोट लगी होती है, आपको लगता है कि यार ये जोड़ में भी दर्द है और इस पट्टे में भी दर्द है। लेकिन जब हम चेक करते हैं, एक्सरे वगैरह कराते हैं, सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन होती है बोन चेक करने की, किसी भी जॉइंट को चेक करने के लिए, वो एक्सरे होता है। जब आप एक्सरे कराते हैं आप देखते हैं कि बोन भी ठीक है, जॉइंट भी डिस्लोकेट नहीं हुआ हुआ, तो मस्कुलर इशू आता है। जब हम मस्कुलर इशू ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जॉइंट पेन भी रिड्यूस कर जाती है, ठीक है। देन अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स दे रहे हैं या जो हमें घर में एहतियात करनी चाहिए या इस चीज से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट क्या होता है जॉइंट पेन का। अगर आपको एजिंग है, ऑस्टियोप्रोटिक चेंजेस आ रही हैं या डिजनरेटिव चेंजेस आ रही हैं, तो उसमें ये होता है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं पेशेंट को। इसके अलावा हम पेशेंट को पेन किलर्स पे तो डालते हैं, वो पेन किलर्स टेम्परेरी नहीं होती हैं, हमें वो महीने तक भी खानी पड़ सकती हैं, वो 2 महीने तक भी खानी पड़ सकती हैं। या फिर हम पेशेंट को ये कह देते हैं कि अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा होती है और आप बियर नहीं कर पाते हैं तो आपने पेन किलर खा लेनी है।
हम निबुरल फोर्ट वगैरह ऐड करते हैं, टोनोफ्लेक्स पी ऐड करते हैं अगर बैक एक होती है, या मल्टीविटामिन भी हम ऐड करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपको किस विटामिन की डेफिशिएंसी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जब आपके पास पेशेंट आता है जब वो आके कह देता ना कि मुझे हड्डियों में दर्द होता है या मुझे जोड़ों में दर्द होता है, तो ये पहला हमारे पास साइन होता है इस चीज़ का कि यार इनका विटामिन डी लेवल कम है। जितने भी हमारे पास बोन के इश्यूज आ रहे होते हैं वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही आ रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 90% हमारे पास पेशेंट जो है ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ ही आता है। तो जब हम उनका विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ऑब्वियसली इनका विटामिन डी का नॉर्मल लेवल नहीं है, बहुत कम है। फिर हम उनको डालते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स पे, ड्रॉप डी और सनी डी वगैरह पे। उससे ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका विटामिन डी का लेवल नॉर्मल होता है। जो पेन आ रही होती है उनके जॉइंट में, उनके बोन्स में, ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। देन हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में ये होता है कि हम पेन किलर्स डालते हैं। इसके अलावा हम स्टेरॉयड इतने ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं, पेन किलर ऐड कर देते हैं, कोई जेल ऐड कर देते हैं जो टेम्परेरी हाँ उन्होंने अपने जॉइंट पे मलनी है और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि उनकी जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो रिड्यूस कर जाए। अगर इन केस पेशेंट को इन्फ्लेमेशन भी है जॉइंट पे तो हम कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी दे देते हैं, साथ हम पेन किलर्स ऐड कर देते हैं और जेल तो जैसे मैंने आपको बताया क्या करता है। ये उन पेशेंट्स के लिए जो एजिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिनको हमने परमानेंट ही मेडिसिन पे रखना है। अब वो पेशेंट्स आते हैं जो आरटीए में आए हुए हैं, लाइक उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी पेन आ गई, हमने उनको हार्डली 1 वीक या 2 वीक्स की मेडिसिन पे डालना होता है। फिर हम उनको कुछ एहतियात बताते हैं, कुछ हम उनको इमोबाइल रखने का कहते हैं कि आपने अपने जॉइंट को इमोबाइल रखना है, ज़्यादा वर्क नहीं करना, थोड़ा सा रेस्ट लें। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें क्योर हो जाती हैं। अब हम बात करने लगे हैं कि इस जॉइंट पेन से इन फ्यूचर एजिंग वाले फिनोमेना से किस तरीके से बचा जा सकता है। ऑब्वियसली एजिंग सब पे आनी होती है, ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी एज इंक्रीज हो रही होती है, तो उसमें यह है कि जॉइंट की भी उम्र जाहिर सी बात है बढ़ी होती है, उसके अंदर भी डिजेनरेटिव चेंजेस आना नॉर्मल है। इससे बचने का सबसे बड़ा ये तरीका होता है कि जब आप यंग एज में हैं, आप ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस को डिले कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसको डिले करने का ये प्रोसीजर होता है कि आप अभी से ही यंग एज में ही आप अपनी डाइट अच्छी रखें। दूसरी चीज़ ये कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना आने दें, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स यूज़ करें या फिर वो डाइट यूज़ करें जो कि रिच इन विटामिन डी है। थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग आप ये करें कि आप जिम करें या आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें। रेगुलरली आप 20 मिनट्स एक्सरसाइज लाजमी करें। जिम ज़रूर जाएं, जिम में जो साइकिलिंग है वो करें, स्टेशनरी साइकिल है वो आप यूज़ करें ताकि आपके जॉइंट्स पे थोड़ी सी स्ट्रेस आए, जॉइंट को पता हो कि अडेप्ट करना है। उसके अंदर हमारी बॉडी का ये फिनोमेना है, मसल्स का, बोन्स का, कि जितना आप उनको स्ट्रेस देते हो ना उतनी उनके अंदर सेल्स की प्रोडक्शन होती है, उतना वो अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, उतना उनके अंदर जो है ना स्टेमिना बिल्ड हो जाता है। तो अगर आप जिम करेंगे यंग एज से और टिल 40 तक आप अपने आप को इतना स्टेबल रखते हैं, अपने आप को एक्सरसाइज पे डाला हुआ है आपने, या आप वॉक करते हैं प्रॉपर, तो उससे ये होगा कि ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस आएंगी लेकिन उतनी स्वेयर नहीं आएंगी जितनी उस पेशेंट को आती हैं जिसने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया, वॉक नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की है, स्टेयर्स नहीं चढ़ते हैं, या बहुत हर वक्त बैठ के काम करने वाला उन्होंने किया है यंग एज में, तो उनको बहुत जल्दी जॉइंट पेन आती है, उनके अंदर ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस बड़ी जल्दी आ जाते हैं। में ही कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो आपको जॉइंट पेन से बचाएंगे इन फ्यूचर में, और इसके अलावा आपने कौन सी ऐसी एहतियात करनी है अगर आपको जॉइंट पेन हो रही है। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। आप विटामिन डी के लिए सनी डी भी यूज़ कर सकते हैं, इनड्रॉप डी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑस्मिन डी के नाम से आता है पैक, वो जिनके अंदर भी विटामिन डी है ना वो सप्लीमेंट्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनको बड़े एक तरीके से लेके चलना होता है। लाइक आपने खाते ही नहीं रहना, वो बड़ा एक उनका आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि आपको कितनी डेज बाद इस विटामिन की नीड है। अगर आपका विटामिन डी का लेवल थोड़ा सा कम है तो उसकी एक जो देने का आपको तरीकेकार है कि 10 दिन बाद लेना है कि 15 दिन बाद आपने वो विटामिन लेना है, ये आपको डॉक्टर बताएगा जब आप टेस्ट करवा लेंगे। तो इसलिए आपने रैंडमली कोई भी विटामिन लेना नहीं शुरू करना, कोई भी विटामिन डी आपने किसी भी फॉर्म में नहीं लेना शुरू करना। पहले आपने अपना टेस्ट कराना है, अगर आपको कोई भी पेन, कोई भी सिम्टम अपेयर हो रहा है, देन आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर जो विटामिन वो आपको लिख के देंगे वो आपने उसी तरह से स्टार्ट करना है ताकि इन फ्यूचर आपको जो एक सेवेरिटी है ना उस केस की वो ना फील करनी पड़े। देन सेकेंड चीज़ हम डिस्कस करने लगे थे कि इस कंडीशन में अगर किसी को भी जॉइंट पेन हो जाती है तो उसकी एहतियात क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको जॉइंट पेन आ रही है तो आपने उस जॉइंट को थोड़ा सा इमोबाइल करना है, लाइक उसके ऊपर आपने वजन नहीं डालना। अगर आपको लग रहा है कि यार इसके अंदर पहले ही बड़ी पेन है, स्वेलिंग है, और आप उसको आपने ऐसे समझना है कि अच्छा यार ये जो चीज़ है ना ये मेरी बॉडी में लाई नहीं कर रही है। आपने अगर आपके नी जॉइंट में पेन है तो आप अपना सारा वजन जो है ना वो दूसरे नी जॉइंट पे डालें उसकी बजाय। अगर आपने स्टेयर्स भी क्लाइंब करनी है तो आप वो वाला फुट पहले रखें जिसका नी जॉइंट बिल्कुल ठीक है।
दूसरा नी जॉइंट आप उसके साथ ऐसे उठा के आगे रख लें। ऐसा ना करें कि आप वो वाला फुट पहले रखें जिसके नी जॉइंट में आपको पेन है, और इस तरह क्या होगा कि उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा आएगा, उस पर लोड आएगा, आपको पेन ज़्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। अगर तो आपको इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि 2-3 दिन के लिए बिल्कुल ही वॉक ना करें, रेस्ट करें। जितना आप ज्वाइंट को इमोबाइल करेंगे, मेडिसिन लेंगे प्रॉपर, वो ठीक होता चला जाएगा। उसके अलावा क्या होता है कि आपकी जो वॉक है वो आपकी बड़ी एक स्लो वॉक होनी चाहिए, ठीक है। देन आपने अगर कोई भी मूवमेंट ऐसी करनी है जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ऑब्वियसली वॉक में जब आप नी फ्लेक्स करते हो, एक्सटेंड करते हो, तो आपने बड़ा केयरफुली उन चीज़ों को लेके चलना होता है। देन अगर आपने नमाज पढ़नी है तो नमाज भी आप कोशिश करें कि आप उस कंडीशन के अंदर बैठ के पढ़ लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन कर रहे होते हैं जैसे उनकी एजिंग इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद ये सारी एहतियात करने के बाद कुछ दिन आपको मुश्किल होगी, लेकिन ये जो मुश्किल वाला फिनोमेना ना, ये आपको इसकी वर्स्ट कंडीशन से बचा देगा। जब आप देखेंगे अच्छा मेरी जॉइंट पेन रिलीफ हो गई है, अब मेरे किसी भी जॉइंट में पेन नहीं है जिसमें पहले बहुत ज़्यादा था, तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा मॉडिफाई करें। आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जितनी भी जॉइंट पेन्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। आप फिर वॉक की तरफ आएँ, उसके बाद आप अपनी जिम अगर नहीं कर पाते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने डेली 20 to 25 मिनट्स वॉक लाजमी करनी है। अब लास्ट पे हम एक चीज़ डिस्कस करने लगे हैं कि सर्जरी कब होती है किसी भी जॉइंट की। सर्जरी हम तब करते हैं जॉइंट की जब हम देखते हैं कि इसके अलावा कोई हल नहीं है, ये हमारा एक लास्ट ऑप्शन होता है। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में बहुत अच्छे TKRs किए जा रहे हैं, THR किए जा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि 2 मेन रीजंस होते हैं ये दोनों प्रोसेस करने के। अगर हिप जॉइंट आपका फ्रैक्चर ही कर गया है, ठीक है, डिसलोकेट हो गया है, तो फिर हम जाके THR पकड़ते हैं, या TKR भी जब हम करते हैं तब हम करते हैं जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो हमारा एक लास्ट ऑप्शन होता है TKR का। उससे पहले हम मॉडिफिकेशंस के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू ही चला रहे होते हैं। और अगर सिर्फ पेन है पेशेंट को, ठीक है, तो हम स्टेरॉयड इंजेक्शंस लगाकर या PRP करके जॉइंट की हम पेन को काफ़ी अरसे के लिए ख़त्म करवा देते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्चर हो गया बोन का, टिबिया का या फिबुला का, या फिर हमारे पास फ्रैक्चर आ रहा है उसका फीमर का, और वहाँ वो नी जॉइंट के करीब है, यानी कि जिस तरह ये बोन आ रही है एक और एक ये बोन आ रही है, दोनों मिलती हैं तो हमारा एक जॉइंट बनता है। अब जब ये 2 बोन्स मिलेंगे और अगर इनमें से एक ये वाली फ्रैक्चर कर जाती है या दूसरी वाली फ्रैक्चर कर जाती है, जहाँ पे उन्होंने यूनाइट करना था वो जगह मसला कर रही है, वहाँ पे आकर वो जॉइंट प्रॉपरली जो है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अब हमारे पास ऑप्शन आता है सर्जरी का। अब हमने करनी है, उसमें हल होता ही सर्जरी का। या ब्लीडिंग हो रही है जॉइंट से, जो कि अक्सर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर होता है, तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं कर रही है, फिर हमें रॉड डालना पड़ता है, जॉइंट को स्टेबलाइज करना पड़ता है, इमोबाइल रखना पड़ता है, एक्सटर्नल फिक्सेटर्स भी लगाने पड़ते हैं बाज़ औक़ात, तो वो एक हमारा वो वाला ऑप्शन है। और जो हिप रिप्लेसमेंट होती है वो भी एक बड़ा मैसिव प्रोसीजर है, वो भी हम तब करते हैं जब हम देखते हैं कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर इनके फीमर की बोन फ्रैक्चर कर जाती है जो कि हिप जॉइंट बना रही होती है, तब हमें THR करना पड़ता है। उसमें भी हम रॉड डालते हैं फीमर में, ठीक है, या फिर उसका जो हेड होता है उसको हम आर्टिफिशियली लगाते हैं ताकि वो जॉइंट बनाए और जो पेशेंट को पहले इतनी पेन आ रही है आहिस्ता आहिस्ता वो कर जाए। लेकिन जो पोस्ट ऑप केयर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप केयर ही मैटर करती है कि आपने जो है वो कितनी केयर की है, तब जाकर ही आपकी एक चीज़ नॉर्मल की तरफ आती है। उसमें जितना आपको एक सर्जन ने टाइम बताया होता है कि इतने टाइम तक आपने इसको इमोबाइल रखना है, वो आप इमोबाइल रखें। देन उसके बाद आप जो है वो फिजियोथेरेपी की तरफ मूव करें। फिजियोथेरेपी से ये होता है कि आपने एक सर्जरी तो करा लिया, अब पेशेंट्स क्या करते हैं, अक्सर सर्जरी अगर हमसे करवा के गए हैं ना, उन्होंने टांग ही नहीं हिलानी, 6-6 माह वो कहते हैं नहीं भाई हमें दर्द होगा, डरते हैं, टांग नहीं हिलाते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपने एक प्रोसीजर करा लिया है, आप अपने सर्जन के साथ जो है वो फॉलोअप्स पे रहे, वो आपको गाइड करेगा कि अब आपने जो है वो करानी है, फिजियोथेरेपी करानी है, फिर आप फिजियोथेरेपी कराएं ताकि आपकी जो नॉर्मल ROM है उसकी तरफ आप वापस आएँ। आपने ऑब्वियसली मूवमेंट तो स्टार्ट करनी है, हिप ने फ्लेक्शन एक्सटेंशन करनी है तो आप वॉक कर सकेंगे ना। आपने अपनी डेली रूटीन में वापस आना है, उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करना पड़ेगा। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके वेट बेयरिंग और ROMs कराएगा ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो एक वॉकिंग वाली एबिलिटी थी पहले वो वापस आए और एक बैलेंस आपका वापस आता चला जाए। इससे ये होगा कि आप अपनी जो पहले वाली चीज़ें थी वो नॉर्मल जो आप एक लाइफ स्पेंड कर रहे थे उसकी तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता आओगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज सर्जरी कराई है तो आप 2 दिन बाद फिजियोथेरेपिस्ट को कहोगे कि आ जाए और आपको ROMs कराना शुरू कर दे और आप नॉर्मल वॉक कर लेंगे। ये एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। इसके अंदर प्री ऑप केयर भी होती है, उसके बाद पोस्ट ऑप केयर भी होती है। सर्जरी के दौरान तो चले हम कर लेते हैं क्योंकि वो GA के अंदर होता है पेशेंट, नहीं तो फिर हम एपिड्यूरल जो है वो देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया होता है।
उसके बाद जब 1-1.5 महीने बाद फिजियोथेरेपी से कंसल्ट होता है, तब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी लाइफ की तरफ वापस आ रहा होता है। इस पूरे सिनेरियो में 9 मंथ्स 8 मंथ्स आराम से लग जाते हैं। ये कोई छोटा प्रोसीजर नहीं होता है, इसीलिए हमारे लास्ट ऑप्शन पे होता है। हमने सबसे पहले मेडिसिन दे के पेशेंट को ठीक करना होता है, आखिरी हल हमारा होता है सर्जरी।